जिला है यह, सिगरा महमूदगंज एरिया पड़ता है। हम एक ग्राउंड सच्चाई अपने एक जनरल कार्यक्रम, जनरल नहीं कहूँगा, एक अपने अच्छे कार्यक्रम डॉक्टर की सच्चाई और डॉक्टर की अच्छाई, हॉस्पिटल की सच्चाई और हॉस्पिटल की अच्छाई के तहत आज हम महमूदगंज सिगरा एरिया में जा रहे थे। तो हमें एक डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में हम आए। आयुर्वेदा अमृत के नाम से, आयुर्वेद अमृत के नाम से हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब का नाम है वैद्य प्रोफेसर शांतनु मिश्र। तो हम आयुर्वेद और दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। भारत का हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद प्रमुख दवा, प्रमुख इलाज, प्रमुख जो है चिकित्सा है। जरा आयुर्वेद पर आज हम डॉक्टर साहब के माध्यम से अपने हिंदुस्तान, अपने भारत, अपने विश्व, अपने दुनिया के दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामनाएं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल दिखा दीजिएगा। ये सब तमाम सम्मान इनको मिला है, हमको लगता है कि तमाम जगह से सम्मान मिला है और अभी एक सम्मान है विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से इनको मिला है। इसके बाद यहाँ भी सम्मान पत्र मिला हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी है और इसके बाद जो है तमाम और स्थान के जो है अच्छे अच्छे चीज यहाँ पर बाहर इनके केबिन में लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको डॉक्टरी पेशा ही क्यों चुने, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं परंपरागत आयुर्वेद परिवार से जुटा हूँ। मेरी कई पीढ़ियाँ आयुर्वेद जगत से जुटी रही हैं। मेरे पिता, मेरे दादा, हम लोग परंपरागत वैद्य परिवार से हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम, आपका हॉस्पिटल का नाम और आप जहाँ रहते हैं उस एरिया का नाम हम अपने हिंदुस्तान के, अपने चैनल के दर्शकों को, हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहेंगे। मैं डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु मिश्रा बिहार सरकार में आयुर्वेद के काय चिकित्सा का प्रोफेसर हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद मैं 3 वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चला गया पंजाब में। पंजाब से फिर हम उत्तराखंड गए। उत्तराखंड से आज की तिथि में मैं यहाँ लगातार 10 वर्षों से आयुर्वेद के द्वारा जनता की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या गवर्नमेंट के बीच संस्थान में आप रहे? जी हाँ, बिहार सरकार की सेवा में मैं था। तो वर्तमान में आप रिटायर हो गए हैं? जी, मैं रिटायर्ड आदमी। तो रिटायर होकर भी जनता का सेवा क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ महर्षि चरक न पुनर्भवेत कामये आप तत्ता नाम व्याधि नाम प्राणी नाशनम। मतलब कि मैं न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न मुझे मोक्ष की चिंता है। मुझे जो चिंता है वो ये है कि मैं इस पृथ्वी के जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करूँ। ये कौन कहा है? ये महर्षि चरक ने कहा है। जी जी। दूसरी ओर हमारे यहाँ वैश्य रत्नावली में एक वाक्य आया है कि जो व्यक्ति अपने चिकित्सा के द्वारा किसी एक भी शरीर को स्वस्थ कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने 7 पीढ़ियों के पाप से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। वर्तमान पूरी दुनिया में एलोपैथ है, अंग्रेजी दवा का धूम मचा हुआ है। धूम क्या कहूंगा, भरमार मचा हुआ है, भरमार का मैं कहना चाह रहा हूं। और हर जगह एलोपैथ का डिमांड ज्यादा है। आयुर्वेद जो कि दुनिया की, भारत की वास्तविक चिकित्सा पद्धति और दवा है, इसका धीरे 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 भारत में, दुनिया में कमी आती चली जा रही है। इस पर हम आपके माध्यम से कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति तत्काल लाभ की बात सोचता है। जहां कहीं भी तात्कालिक चिकित्सा की जरूरत है वो रिसर्च के अभाव में हमारे आयुर्वेद से मुगलों और अंग्रेजों की दास्ता के समय में समाप्त हो गया। आज की डेट में मैं एक ही शब्द कहूंगा, एलोपैथिक डॉक्टर नेवर यूज द वर्ड क्योर, he always used the word control. He say fever control, diarrhea control, BP control, sugar control, pain control. But a Ayurvedic physician never used the word control. He always used the word cure. जब हम क्योर की ओर जाते हैं, पूरी तरह से उस रोग के समूल नाश की ओर जाते हैं, तो हमें उसके जड़ में जाना पड़ता है। हम तात्कालिक लाभ रोगी को नहीं दे पाते। आज लोगों को तात्कालिक लाभ चाहिए। तात्कालिक लाभ के चक्कर में लोग एलोपैथ की चिकित्सा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और वो पूरा घूम फिर करके जब वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, वहाँ बार बार वही रिपीट होता रहता है, तो उनको पुनः आयुर्वेद की शरण में आना पड़ता है।
डॉक्टर साहब, बात आपने बड़ा अच्छा बताया कि आयुर्वेद को एक नए पारंपरिक चीज़ों की ज़रूरत जहाँ थी वहाँ नहीं हो पाई, वर्तमान में भी ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ यह जानना चाहेंगे आपसे कि यदि रोगी को तत्काल आराम नहीं होगा तो वो तो ऑटोमेटिक आयुर्वेद से दूर हटेगा। अच्छा, उस टॉपिक पर कुछ आप यह बताइए कि क्या कुछ ऐसा दवा, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आयुर्वेद भी तत्काल प्रभावी हो सकता है? जी हाँ, हमारे यहाँ की स्वर्ण घटित रस औषधियाँ जो हैं वो 8 गुणकारी हैं। वो इंजेक्शन से भी अच्छा कार्य करती हैं और सत्य कार्य करते हैं, तत्काल कार्य करती हैं। इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो हर व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। स्वर्ण का मूल्य बढ़ने के साथ साथ इन औषधियों के मूल्य बढ़े और इन औषधियों का मूल्य बढ़ना रोगी पर भारी पड़ने लगा। इसलिए रोगी सस्ते के चक्कर में एलोपैथ की ओर जाने लगा, जबकि कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवा, एक भी ऐसी एलोपैथिक दवा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, और हम साइड इफेक्ट फ्री हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर साहब, अब हम आपके यहाँ आए हैं तो हमें एक चीज जानना, आयुर्वेद कहाँ से आया, कब से आया, कैसे आया? और आयुर्वेद जैसा हम भी अध्ययन किए हैं, आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति की चिकित्सा है, ये कहाँ से आया डॉक्टर साहब? इसके विषय में देश दुनिया को आप बताइए। इसके लिए हमें आयुर्वेद के इतिहास पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। महर्षि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के साथ साथ आयुर्वेद की रचना कर दिया, मगर वह लोक में नहीं आ पाया। उन्होंने वह देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र के पास भी बहुत से कार्य थे, उन्होंने उसको दक्ष प्रजापति को दे दिया। दक्ष प्रजापति भी चूंकि प्रजापति थे, इसलिए उन्होंने अश्विनी कुमारों को दे दिया। यहां जब पृथ्वी पर मनुष्य रोग ग्रसित होने लगा, जब लोगों में कुछ रोग फैलने लगे, तो हमारे ऋषियों ने कॉन्फ्रेंस किया कि भाई आखिर ये हम इतने नियम संयम से रहते हैं, आचार विचार का पालन करते हैं, हमें रोग क्यों फैल रहे हैं? महर्षि भारद्वाज को प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा के यहाँ भेजा गया कि आप जाकर के ये पता करें कि ये व्याधियां क्यों आ रही हैं और इनका उपचार क्या है। ब्रह्मा ने उनको इंद्र के यहाँ भेजा, इंद्र ने पुनः उनको दक्ष प्रजापति के यहाँ भेजा, अश्विनी कुमारों के यहाँ भेजा, और स्वर्ग से वहां से वो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आए। उनके बाद यहाँ अंग्रेज आया। अंग्रेजों ने यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा पद्धतियों को पीछे करके एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन दिया। जिस विधा को, जिस विद्या को राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा और जिसमें रिसर्चेज नहीं होंगे, उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए आयुर्वेद आज पिछड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार ने काफी इस पर ध्यान दिया है, काफी रिसर्चेज चल रहे हैं और आज आयुर्वेद काफी विकास कर रहा है। डॉक्टर साहब, यह जो जिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिला है, वो एज ए सांसद इस समय इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के प्रधानमंत्री और इस जिले के सांसद नरेंद्र मोदी जी से आयुर्वेद पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि आयुर्वेद, काशी जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये आयुर्वेद की राजधानी रही है। ये दिवोदास, जिन्हें धन्वंतरी के रूप में जाना जाता है, काशी नरेश के पूर्वज हुआ करते थे। तो इस आयुर्वेद की राजधानी को विश्व में आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए यहाँ आयुर्वेद के शोध संस्थान स्थापित किए जाए, और उस शोध संस्थान के माध्यम से हम हर जगह से नजदीक हैं। उत्तराखंड के पर्वतों से नजदीक हैं, विंध्य पर्वतमाला से नजदीक हैं, मध्य प्रदेश से नजदीक हैं, आसाम उड़ीसा के जंगलों से भी, जहाँ हमें वनौषधियाँ मिलती हैं, उसके केंद्र में हम हैं। तो इस केंद्र को अगर आयुर्वेद के शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो आयुर्वेद पुनः अपने उस स्तर को प्राप्त कर सकता है। मैं ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ एक आयुर्वेद का अच्छा शोध संस्थान कायम किया जाए। डॉक्टर साहब, एक संदेश चाहूंगा आपसे प्रदेश और देशवासियों को 2022 में, क्या आप संदेश एक डॉक्टर, एक आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर के तौर पे आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, इस समय लगातार 3 वर्षों से हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक महामारी को झेल रहा है, कोरोना महामारी को। इसके रोज नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। ये उसी को केवल परेशान कर सकता है, उसी को मार सकता है, उसी को दबा सकता है जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ, हमारे आपके घरों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जिनसे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब आप कहोगे कि यार क्या ऐसी चीज़ें हैं, हमारे घरों में हर घरों में हल्दी प्रयोग होती है। ये पैकेट वाली हल्दी को छोड़ करके अगर हम कूट करके हल्दी का प्रयोग करते हैं, उस हल्दी को दूध में डाल के पीते हैं, पानी में उबाल के पीते हैं। दालचीनी, तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घरों में है। ये पैकेट वाली हल्दी को छोड़ करके अगर हम कूट करके हल्दी का प्रयोग करते हैं, उस हल्दी को दूध में डाल के पीते हैं, पानी में उबाल के पीते हैं। दालचीनी, तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घरों में है, उसके पत्ते, अश्वगंध, गिलोय, जिसे अमृता हमारे यहाँ कहा गया है, अमृत का पर्याय है गिलोय। इन सबों का अगर सेवन किया जाए तो संपूर्ण विश्व इससे मुक्त हो सकता है। जब तक यह एलोपैथिक दवाओं के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन की क्रिया होती है आयुर्वेद में, जो 0 डेज से 18 वर्ष तक के बच्चों में होती है। गोरखपुर में भी आपको पता होगा, आपको भी याद होगा, क्योंकि मीडिया से आप लोग जुटे हुए हैं, कि इंसेफ्लाइटिस का भयंकर प्रकोप हुआ करता था, मस्तिष्क ज्वर का। मस्तिष्क ज्वर के लिए लाख टीके लगे, वो नहीं कंट्रोल हुआ। जब वहां एक अभियान चला करके स्वर्ण प्राशन की क्रिया कराई गई, तो वह आज चेन टूट चुकी है और गोरखपुर में बच्चों की इंसेफ्लाइटिस से मॉर्टेलिटी रुक गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आयुर्वेद ही जीवन है, आयुर्वेद कहानी, आयुर्वेद है भारत दुनिया की जुबानी। आयुर्वेद संसार है, आयुर्वेद जो है सब कुछ है, और आयुर्वेद भारत दुनिया का वास्तविक उत्पत्ति है। जब रचना हुआ संसार का, जब रचना हुआ दुनिया का, उसी समय आयुर्वेद जो है भगवान ने बनाया। ऐसा विचार है वैद्य प्रोफेसर शांतनु मिश्र जी का। इनका कहना है कि आयुर्वेद इस तरह से स्ट्रांग कार्य कर सकती हैं जो एलोपैथ नहीं कर सकती है। रही बात, इन्होंने इस चैनल के माध्यम से मांग किया कि यदि इस चैनल के माध्यम से यह बात उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इस देश के प्रधानमंत्री और इस जिले के सांसद नरेंद्र मोदी जी तक जाती हो, तो काशी बहुत बड़ा स्थान, विश्व का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर जो है आयुर्वेद का एक शोध केंद्र का मांग किया डॉक्टर साहब ने। इन्होंने कहा कि यदि आयुर्वेद का शोध केंद्र यहाँ पर खोला जाए तो आयुर्वेद पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक नया आयाम बनाएगा और पूरे दुनिया से को रोगों से निदान कर जाएगा। इसी विचारधाराओं के साथ धन्यवाद हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा। धन्यवाद, थैंक यू।